अच्छा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में हमने क्या करना है, वी हैव टू नो दैट द फोर्सेस में प्रोड्यूस अ चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने ये रियलाइज़ करना है कि जो भी हम फोर्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के अंदर उनके साइज़ के अंदर चेंज प्रोड्यूस करते हैं और उनकी शेप के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। ये तो हमें बात पता ही थी कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऐड कर रहे हैं तो वो उसको रोक भी सकता है, उसको स्टेशनरी भी बना सकता है, उनकी स्पीड को इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स प्रोवाइड करते हो तो उसका जो साइज़ है वो चेंज हो सकता है और जो उसकी शेप है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो सकती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फोर्सेस की जो कि कर सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में क्या होता है, डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट चेंजेस इट्स शेप, इट गेट्स डिफॉर्म। तो होता क्या है डिफॉर्मेशन की बेसिकली डेफिनेशन ये है कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करो किसी भी बॉडी पे तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज होती है और वो डिफॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मेरे पास एक फुटबॉल है और फुटबॉल पे अगर आप क्या कर रहे हो, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फुटबॉल क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। अब आप लोगों ने खेली होगी फुटबॉल बचपन में भी, तो जब भी आप फुटबॉल को किक करते हो तो क्या होता है कि फुटबॉल की जो शेप है टेम्परेरी तौर पे क्या हो जाती है, एकदम से थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है, फुटबॉल आपका कंप्रेस हो जाता है। तो ये जो शेप के अंदर चेंज आती है उसको आप क्या कहते हो, डिफॉर्मेशन कहते हो। अगर कोई चीज़ आपके पास पहले इतनी बड़ी है, वो इस तरह आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई और वो फिर इतनी छोटी हो गई है, तो ये भी डिफॉर्मेशन है। या अगर आपके पास इतनी कोई ऑब्जेक्ट था और आपने उसके ऊपर कोई आउटवर्ड फोर्स लगाई है तो वो इतनी बड़ी होगी ऑब्जेक्ट, तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी डिफॉर्मेशन है। तो जो भी फोर्स अप्लाई करने के बाद शेप के अंदर चेंज आता है या साइज़ के अंदर चेंज आता है उसको आप क्या कहते हो, डिफॉर्मेशन कहते हो। बेसिकली आपके पास कंप्रेशन हो जाए या एक्सपेंशन जो हो जाए किसी भी चीज़ की, दैट इज़ नोन एज डिफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन किसी को डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन में? अयान क्लियर है? जी सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती हैं दो डेफिनेशंस आती हैं। अब जो डिफॉर्मेशन होती है ना हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और दूसरी टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन होती है इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन के क्या होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो लेकिन वो टेम्परेरी तौर पे डिफॉर्म हो तो उसको आप कहते हो इलास्टिक डिफॉर्मेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर डिफॉर्मेशन, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स ऐड करो और वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाए लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे अगर वापस आ जाता है तो ऐसी डिफॉर्मेशन को आप क्या कहते हो, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब लेट से आपके पास ये फुटबॉल था, फुटबॉल को जब भी आप किक करते हो टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए क्या होता है, उसकी शेप ख़राब हो जाती है, लेकिन आफ्टर अ वाइल क्या होता है, उसकी शेप दोबारा नॉर्मल पे आ जाती है। तो ये वाली जो चीज़ होती है इसको आप क्या कहते हो, इसको आप इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हो। कि जब भी आपने किसी भी शेप के अंदर किसी भी जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको आपने डिफॉर्म किया लेकिन उसकी डिफॉर्म सिर्फ टेम्परेरी थी और वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई है, तो इसको आप क्या कहते हो, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब सेकेंडली जो सेकंड तरह की डिफॉर्मेशन होती है दैट इज़ इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर डिफॉर्मेशन, और इसको आप अनदर वर्ड्स में कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। जब भी आपके पास किसी चीज़ के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए तो वो आपके पास क्या होती है, इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब लेट से इसमें क्या करना है, आपने एक स्केल लेना है, मेरे पास वैसे ही एक स्केल पड़ा भी हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, अब ये तो मेरा मेरा अपना स्केल है तो मैं इसको ख़राब नहीं करूँगा, लेकिन कभी आपने किया नहीं क्लास में, अगर आपको कभी ज़्यादा मस्ती करने का दिल करा तो आपने स्केल पकड़ा आपने अपने स्टील का और उस स्केल को आपने इस तरह करके डिफॉर्म कर दिया। तो जैसे ही स्केल को इस तरह करोगे ना तो उसके अंदर परमानेंटली एक डिफॉर्मेशन आ जाएगी और अनलेस एंड अनटिल आप उसको खुद वापस करो अपनी पोजीशन पे, वो उसी पोजीशन के अंदर परमानेंटली डिफॉर्म रहेगा। तो इस चीज़ को आप क्या कहते हो, परमानेंट डिफॉर्मेशन कहते हो। कि लेट से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, चलो क्या याद करोगे। ये देखो, ये मैंने चीज़ यहाँ पे क्या किया, मैंने थोड़ी सी फोर्स लगाई इस स्केल के ऊपर। अब ये स्केल क्या हो गया, ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया, इसकी शेप ख़राब हो गई। अब मैं यहाँ पे अगर मैं पूरा 1 आवर भी मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा ना तो मेरा स्केल कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ही जाएगा। तो जब इस तरह का आपके पास सिनेरियो आ जाए ना तो इस सिनेरियो को आप क्या कहते हो, इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जब आपके पास जो डिफॉर्मेशन हो वो परमानेंट हो जाए। अब इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन में अगर आपने इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना तो फिर आप क्या करोगे, आप दोबारा दूसरी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे। अब दूसरी डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की तो वो क्या हो गया, दोबारा वो डिफॉर्म हो गया। तो ये जो होता है ना, ये इस तरह की जो डिफॉर्मेशन होती है इसको आप क्या कहते हो, इसको आप इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं या परमानेंट डिफॉर्मेशन। जब आपको
जो भी डिफॉर्मेशन हो, जो भी ऑब्जेक्ट हो, वो खुद ओरिजिनल पोजीशन पे ना रिटर्न करे, आपको उसको खुद फोर्स लगा के दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न करवाना पड़े। ऐसी डिफॉर्मेशन को आप कहते हो इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, ओके अब सर, ये इसके वही है बाद ना कि जैसे हम, जैसे कोई स्टील का ग्लास हो तो हम उसको ज्यादा जान लगा के बेंड कर देंगे तो वो खुद ही नहीं आएगा। एग्जैक्टली यही चीज़ होती है। अब इसमें एक और कॉमन एग्जांपल ये भी आती है आपके पास, लेट से अगर कोई मेटल है ना, मेटल को आप क्या कहते हो, वो जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं, वो मेटल को क्या कर देते हैं, मेटल को हीट प्रोवाइड करके उसको परमानेंटली मेटल को वेल्ड कर देते हैं। तो ये जो मेटल की वेल्डिंग होती है, ये भी परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है। और अनलेस एंड अनटिल आप उसको दोबारा आप दूसरी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके उसको अनवेल्ड करो, तो आपके पास मेटल हमेशा डिफॉर्म्ड ही रहेगा। तो ये आपके पास होती है इनइलास्टिक या परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब इसके बाद एक और बहुत मेजर कॉन्सेप्ट आता है जो इस पूरे डिफॉर्मेशन के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट या जो मेजर आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट आपके पास है हुक्स लॉ का कॉन्सेप्ट है। अब हुक्स लॉ में क्या होता है कि हुक्स लॉ की डेफिनेशन ये होती है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो आपके पास सिंबल होता है ना, वो ये होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफ आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स, ई आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटेंशन। अच्छा, एक और यहाँ पे पॉइंट याद रखना कि जो ई होता है उसको आप एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ई और एक्स सेम चीज़ है, एक्स से रिप्रेजेंट कर लो एक्सटेंशन को, ई से रिप्रेजेंट कर लो एक्सटेंशन को, आपके पास सेम ही चीज़ है, कोई आपके पास यहाँ पे फ़र्क नहीं आ रहा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे अक्सर। तो इसकी डेफिनेशन होती है हुक्स लॉ की, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। और इनके अंदर अगर रिलेशन आपने डिस्क्राइब करना है तो आप लिख दोगे एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल टू ई एक्सटेंशन। तो होता क्या है, हुक्स लॉ ये कहता है कि आपके पास लेट से एक स्प्रिंग है, आप एक स्प्रिंग को क्या कर रहे हो, आप एक स्प्रिंग को इस तरह फोर्स लगा रहे हो, आप एक स्प्रिंग को खींच रहे हो नीचे से और फोर्स लगा रहे हो। तो आपने क्या किया, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाया। अब क्योंकि फोर्स और एक्सटेंशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी आप स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहे हो ना, उतनी ही उस स्प्रिंग के ऊपर एक्सटेंशन भी आएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आपने फोर्स को इंक्रीज़ किया तो आपके पास एक्सटेंशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट रिलेशन। किसी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान अगर डायरेक्ट रिलेशन होना, तो इसका मतलब है अगर एक क्वांटिटी आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो दूसरी भी इंक्रीज़ करेगी, अगर आप एक डिक्रीज़ कर रहे हो तो दूसरी भी डिक्रीज़ करेगी। तो क्योंकि हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि जो फोर्स है हमारे पास, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, तो फोर्स आप अगर इंक्रीज़ करोगे तो एक्सटेंशन भी इंक्रीज़ होगी, और फोर्स आप डिक्रीज़ करोगे तो एक्सटेंशन भी डिक्रीज़ होगी। इसी तरह अगर एक्सटेंशन इंक्रीज़ करोगे तो फोर्स भी इंक्रीज़ होगी, एक्सटेंशन डिक्रीज़ करोगे तो फोर्स भी डिक्रीज़ होगी। तो ये बात समझ आ गई, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज़। इसमें कोई कन्फ्यूजन? नहीं सर, समझ आ चलो, गया। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्ट रिलेशन जो होते हैं, इनके ग्राफ्स आ जाते हैं हमारे पास। अब जब भी आपने डायरेक्ट रिलेशंस का ग्राफ बनाना है तो हमेशा वो ग्राफ किस तरह बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है हमेशा एंड ऑलवेज। उसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इस तरह का। अब यहाँ पे आपने एफ़ ले लिया, एफ़ के आपके पास यूनिट्स क्या आते हैं, न्यूटन से, तो आपने न्यूटन यहाँ पे स्लैश डाल के लिख लिया। फिर आपके पास एक्सटेंशन थी, एक्सटेंशन के यूनिट्स आपके पास सेंटीमीटर्स में थे, तो आपने सेंटीमीटर लिख दिया। अब इनके दरमियान क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, तो ग्राफ इनका किस तरह बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अगर इनके दरमियान लेट से इनडायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन होता ना, इन्वर्स रिलेशन बाय द वे आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हो, सिंबल आपने डायरेक्ट वाला यूज़ करना है, लेकिन आपने एक्सटेंशन को आपने 1/, करके लिख देना है, तो ये आपके पास इन्वर्स रिलेशन बन गया। और अगर आपके पास इन्वर्स रिलेशन आ रहा दो क्वांटिटीज़ का, तो उनका ग्राफ हमेशा इस तरह का बनता है, हमेशा उनका ग्राफ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे एफ़ की जगह कोई और क्वांटिटी हो सकती है एक्स, और यहाँ पे ई की जगह वाई हो सकता है, तो इनका भी जो ग्राफ है आपके पास हमेशा वो किस तरह बनेगा, इसी तरह बनेगा। तो जो इन्वर्स का ग्राफ होता है वो आपके पास इस तरह बनता है, और जो आपके पास डायरेक्ट का ग्राफ होता है वो इस तरह बनता है। तो ये चीज़ आपने याद रखी है, एग्जामिनर पूछ लेता होता है एमसीक्यूज़ में, और थ्योरी में भी कभी कभार पूछ लेता है, एमसीक्यूज़ में ज़्यादा पूछता है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैं छोटा सा नोट करके लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास होता है इन्वर्स का, इन्वर्स का होता है, और ये हमारे पास होता है डायरेक्ट का। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास हुक्स लॉ का फाइनली फार्मूला आ जाता है। हुक्स लॉ का फार्मूला हमारे पास होता है एफ इज़ इक्वल टू के ई। एफ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, के रिप्रेजेंट कर रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट को, और जो ई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटेंशन को। अब जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना आपके पास, वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, आपको नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट है, तो जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट ही रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन
तब तक आपके पास ये वाली वैल्यू कांस्टेंट रहेगी जब तक आपके पास हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। मतलब जब तक आपके पास फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, तब तक आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और आप ये वाला जो फार्मूला है ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो आप ये वाला फार्मूला कभी यूज़ ही नहीं कर सकते, और आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ दोबारा सुन लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब तक आपके पास हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा, ओनली उस कंडीशन में आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। एज सून एज आपके पास हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहा, आप ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब सर फिर हमें पता कैसे लगेगा कि एप्लीकेबल है कि नहीं है? देखो, एप्लीकेबल का पता कैसे लगेगा, वो आपको इस डेफिनेशन से पता लगेगा। डेफिनेशन क्या कह रही है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस। जब तक आपके पास फोर्स के साथ साथ एक्सटेंशन इंक्रीज हो रही है और एक डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, तब तक आपके पास ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। जैसे इनके दरमियान, फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन ख़त्म हो गया, आपके पास ये फार्मूला भी यूज़ होना बंद हो जाएगा। ठीक है। सर वही कहना कि हमें कैसे पता लगेगा कि देखो, फॉर्मूला खत्म हो गया, इसमें कि इसमें ये ना, एक्सटेंशन? इसमें मैं बताता हूँ। इसमें एक आसान तरीका ये हो सकता है आपके पास कि लेट से आपके पास यहाँ पे फोर्स है और नीचे आपके पास आ रही है एक्सटेंशन की वैल्यू। अब जब आप 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो ना, तो आपके पास एक्सटेंशन आती है, लेट से आपके पास एक्सटेंशन मैं कर लेता हूँ 2 सेंटीमीटर की। जब आप 2 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई करते हो तब आपके पास एक्सटेंशन आती है 4 सेंटीमीटर की। फिर जब आप 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो तब आपके पास एक्सटेंशन आती है 6 सेंटीमीटर की। तो अगर आप नोटिस करो इसका ट्रेंड, तो इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड एक लीनियर सा ट्रेंड चल रहा है, डायरेक्ट सा ट्रेंड चल रहा है। जैसे जैसे आप फोर्सेस बढ़ा रहे हो, आपके पास एक्सटेंशन बढ़ रही है और एक स्पेसिफिक अमाउंट से बढ़ रही है। तो इस पर अगर आप फार्मूला भी लगा लो, एफ इज़ इक्वल टू के ई वाला फार्मूला लगा लो। पहली वाली पिच, एफ इज़ इक्वल टू के ई वाला फार्मूला अगर आप लगाओगे तो फोर्स की जगह 1 न्यूटन आ गया, के हमने फाइंड करना है, और ई की जगह 2 आ गया, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। इसी तरह अगर सेकंड वाले पे एफ़ इक्वल टू के ई वाला फार्मूला लगाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ़ की जगह 2 आ गया, ई की जगह 4 आ गया, तो अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/4, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/2। इसी तरह अगर इसके लिए आप सेम फार्मूला लगाओगे, एफ़ इज़ इक्वल टू के ई, तो यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया। के की वैल्यू स्टिल क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, तीनों में जब आप फार्मूलाज लगाते हो के की वैल्यू सेम आती है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज सेम। लेकिन अब लेट से आपके पास क्या होता है, अब लेट से आपके पास 4 न्यूटन का आप फोर्स लगाते हो, तो आपके पास एक्सटेंशन एकदम से क्या हो जाती है, 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो यहाँ पे आपने कुछ और चीज़ नोटिस की कि पहले आपके पास किस तरह इंक्रीज़ हो रही है, +2 करके इंक्रीज़ हो रही है, और एकदम से 4 न्यूटन पे क्या हो रहा है, 12 सेंटीमीटर करके एकदम से ही एक्सटेंशन जो है वो बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ये वाला सेट ऑफ डाटा आ रहा है, यहाँ पर आपके पास जो फोर्स और जो एक्सटेंशन है, दे आर नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इनका डायरेक्ट रिलेशन ख़त्म हो गया। तो इस केस में आप एफ इज़ इक्वल टू के ई वाला फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, और अगर आप अप्लाई करके देख भी लो तो आपके पास के की वैल्यू गलत आ जाएगी। F4 हो गया, एक्सटेंशन की वैल्यू 12 हो जाएगी। अब के की वैल्यू ज़रा कैलकुलेट करो, 4/12 क्या होता है, 1/3। तो के की वैल्यू क्या आ गई, गलत वैल्यू आ गई। पहले 1/2 करके आ रही थी, अब एकदम से इसकी वैल्यू गलत होगी। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम नहीं रही। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम नहीं रह रही, इसका मतलब आप ये वाला फार्मूला यूज़ ही नहीं कर सकते। अब आपके पास गलत हो, तो आपने अंदाज़ा किस तरह लगाना है, आपने इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाना है कि जैसे आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ख़राब हो गई है, कांस्टेंट नहीं रही, तो इसका मतलब है फोर्स एंड एक्सटेंशन आर नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आप एफ इज़ इक्वल टू के ई वाला फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। मतलब इसको अगर आप खुद भी नोटिस करो तो आप देख सकते हो, पहले 1 न्यूटन पे 2 सेंटीमीटर है, 2 न्यूटन पे 4 सेंटीमीटर, 3 न्यूटन पे 6 सेंटीमीटर, एक ऑर्डर से हम चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही 4 न्यूटन की फोर्स आई है, एकदम से 12 सेंटीमीटर में स्पाइक आ गया, हाइक आ गया। तो ये जो आपके पास अजीब सी यहाँ पे वैल्यू आ गई है, इसका मतलब है कि आपके पास फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब नहीं है। तो इसका मतलब ना हमारे पास फार्मूला यूज़ हो सकता है, ना हमारे पास के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब समझ आई? इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ, क्योंकि इस तरह के एग्जैक्ट क्वेश्चन उसने एग्जामिनर ने टेस्ट किए भी हुए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन मैं करवा भी दूंगा आपको दोबारा। तो मुजम्मिल, अयान, बताओ। सर अगर स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा तो फर्क पड़ेगा, फोर्स चेंज होगी तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? अगर स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर फोर्स चेंज होगी तो फिर कोई फ़र्क पड़ेगा, ये आप कहना चाह रहे हो? जी।
अच्छा, फोर्स पे उस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने बस ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है ना कि क्या आपके पास फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप बस क्या करो, आप हर जो आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज़ आ रही है ना, उनकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जैसे ही आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अलग आ गई ना, तो इसका मतलब है वो वाला जो आपके पास डाटा है, वहाँ पर आपके पास फोर्स और एक्सटेंशन का डायरेक्ट रिलेशन ख़त्म हो गया, हुक्स लॉ लगना बंद हो गया। ठीक है, ये आपने डिसाइड करनी। बस आपने के की वैल्यू से ये चीज़ डिसाइड करनी है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। के की वैल्यू कैलकुलेट करते रहो, जैसी के की वैल्यू डिफरेंट आए आपने डिसाइड कर लेना फार्मूला भी नहीं लग सकता और आपके पास हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है एक्स स्लैश ई रिप्रेजेंट्स एक्सटेंशन, के रिप्रेजेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, एफ रिप्रेजेंट्स फोर्स। अब जो यहाँ पे के है ना हमारे पास, इट रिप्रेजेंट स्प्रिंग कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सेम स्प्रिंग एज लॉन्ग एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट रीच एंड एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ये वही चीज़ है जो हमने अभी डिसाइड किया कि स्प्रिंग कांस्टेंट तब तक कांस्टेंट रहता है, तब तक उसकी वैल्यू सेम रहती है जब तक हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ना रीच हो और हमारे पास जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक्स के। अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है वो मैं बताऊंगा। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेसिकली आपके पास वो वाला पॉइंट होता है जहाँ तक आपके पास फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे। जैसे ही आपके पास ये वाली लिमिट आ जाए आपके पास डायरेक्ट रिलेशन ख़त्म हो जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाले कॉन्सेप्ट पे, और ये वाला कॉन्सेप्ट एग्जामिनर बहुत दफ़ा टेस्ट करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेसिक, व्हेन फोर्स एंड एक्सटेंशन आर नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की डेफिनेशन ये है, जब भी आपके पास जो फोर्स और एक्सटेंशन है वो एक दूसरे से नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे पॉइंट को आप क्या कहते हो, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हो। अब यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखो तो बल्कि एग्जामिनर क्वेश्चंस आपसे किस तरह पूछता है कि स्पेशली जो एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें वो आपसे पूछेगा और उसमें वो क्या कहेगा कि एक आपको ग्राफ्स बना देगा, 4 डिफरेंट ग्राफ्स बना देगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दी होती है ABCD। तो उसमें डिफरेंट तरीके के उसने ग्राफ्स बनाएंगे और वो कहेगा ग्राफ के ऊपर कहाँ पर करेक्टली ऐसा पॉइंट लेवल है जहाँ पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो रही है। तो ऐसा पॉइंट आपने क्या करना होगा, या तो आपने लेबल करना होगा या तो आपने करेक्ट चॉइस आपने आइडेंटिफाई करनी होगी। तो हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर पढ़ा था कि जब भी आपके पास फोर्स और जो एक्सटेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनती है, और जैसे ही आपके पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच हो जाती है तो आपके पास फोर्स और एक्सटेंशन एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो जैसे ही आपके पास डायरेक्ट रिलेशन का जो यहाँ पे रिलेशन है वो ख़त्म होता है, तो आपके पास ग्राफ क्या करता है, कर्व बन जाता है ग्राफ। तो आपके पास यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसके बाद अगर ख़त्म हो रहा है डायरेक्ट रिलेशन, तो आपके पास ग्राफ क्या बन जाएगा, एक कर्व बन जाएगा। इस तरह करके आपके पास एक ग्राफ कर्व बन गया। अब जो कर्व्स होती हैं ना, आपके पास अपवर्ड कर्व्स भी बन सकती हैं, डाउनवर्ड कर्व्स भी बन सकती हैं, दोनों डायरेक्शन में कर्व्स आ सकती हैं, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो ऊपर भी एक कर्व बन सकती है और नीचे भी एक कर्व बन सकती है। तो जैसे ही आपके पास कर्व्स आ जाए तो उस पॉइंट के बाद आपके पास फोर्स और एक्सटेंशन आर नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जिस पॉइंट के बाद कर्व्स बनने लगती हैं उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और उस पॉइंट को मैंने पी से रिप्रेजेंट किया है ग्रीन कलर से। तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है जिसके बाद कर्व्स बन रही है वो हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब एग्जामिनर किस तरह क्वेश्चन करेगा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन करवाया भी हुआ है। अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है एन एक्सटेंशन लोड ग्राफ इज प्लॉटेड टू शो द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लोड ऑन अ स्प्रिंग, विच पॉइंट मार्क्स द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर दिस स्प्रिंग। अब अगर इस ग्राफ में आप नोटिस करो तो बी एक ऐसा पॉइंट है, बी के बाद आपके पास एक कर्व प्रोड्यूस हो रही है। तो जिस पॉइंट के बाद आपके पास कर्व प्रोड्यूस हो रही है ना, उस पॉइंट को आप क्या कहते हो, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये वाला जो आपके पास पॉइंट आ रहा है ना, इस पॉइंट को आप कहोगे पी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाला पॉइंट आ रहा है। जिस पॉइंट के बाद कर्व आ जाए दैट इज़ नोन एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसमें बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, बच्चे पॉइंट सी को सर्कल कराते हैं। उनको लगता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर कर्व आ रही है वो वाला पॉइंट आपके पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा, लेकिन दैट इज़ अनट्रू। आपके पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमेशा वो वाला पॉइंट होता है जिसके बाद कर्व बन रही हो, जिस पॉइंट के फ़ौरन बाद कर्व बन रही हो वो पॉइंट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये वाली छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनको मिस्टेक्स नहीं करनी, ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी आप लोगों ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और ये है भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब लास्ट चीज़ हमारे पास आती है। अच्छा, पहले मुझे बता दूँ इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को? नहीं सर, सही है, सारा समझ आ गई है, अच्छा, मुझे पहले ही पता था।
मैंने किया था इसका काफी। ठीक है। अच्छा, अब वो यहाँ पे एक जो लास्ट क्वेश्चन आता है, स्पेशली वो किस में ये टेस्ट करता है, थ्योरी में टेस्ट करता है, जो P2 की थ्योरी आ रही होती है, और वो इसमें कहता है एक्सपेरिमेंट टू ड्रॉ फोर्स एंड एक्सटेंशन ग्राफ। अब आपने क्या करना है, वो आपको कहेगा P2 थ्योरी क्वेश्चन में कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो, जिसके अंदर आपने क्या करना है, आपने ड्रॉ करना है एक एक्सटेंशन और एक फोर्स वाला ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ इक्विपमेंट आ जाती है। सबसे पहले हम एक स्प्रिंग ले लेंगे, और फिर हम क्या ले लेंगे, डिफरेंट लोड्स या मैसेज ले लेंगे, और फिर हम रूलर्स ले लेंगे। अब हमारे पास प्रोसेस आ जाता है। अब करना क्या है, सबसे पहले हमने एक स्प्रिंग को अटैच कर देना है एक वॉल के साथ या किसी भी होल्डिंग के साथ, और इस स्प्रिंग की हमने क्या करना है, इसको सेटअप कर देना है। तो जो पहला स्टेप आ रहा है, हमने क्या करना है, सेटअप द स्प्रिंग। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दी ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग यूजिंग रूलर। रूलर को यूज़ करते हैं हमने जो ओरिजिनल लेंथ आ रही है ना स्प्रिंग की, वो हमने फाइंड करनी है। और इस ओरिजिनल लेंथ को आप कहते हो LU, इनिशियल लेंथ। U से आप रिप्रेजेंट करते हो इनिशियल चीज़ों को, और V को आप रिप्रेजेंट करते हो फाइनल चीज़ों के लिए। तो ये आपके पास LV रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल लेंथ, और जो LU है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल लेंथ। इसको आप L1 L2 करके भी लिख सकते हो, वो भी फाइन है। मैंने LU LV लिखा है। आगे A लेवल्स जाओगे ना, तो A लेवल्स में बिफोर वाली चीज़ों के लिए आप U यूज़ करोगे, फाइनल वाली चीज़ों के लिए या आफ्टर वाली चीज़ों के लिए आप V यूज़ करोगे, तो इसलिए मैंने अभी UV करके लिख दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस स्प्रिंग के ऊपर आपने डिफरेंट लोड्स ऐड करने हैं। और लेट से मैं लोड ऐड करता हूँ 5 न्यूटन का। जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 न्यूटन का लोड ऐड किया ना, इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी। ये क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, और इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी। अब मैंने क्या करना है, फोर्थ स्टेप मैंने इसकी क्या करना है, जो न्यू लेंथ इसकी आ रही है, जो कि फाइनल लेंथ है LV, वो मैंने दोबारा रूलर से कैलकुलेट कर लेनी है। अब मेरे पास LU भी आ गई ओरिजिनल लेंथ, और मेरे पास न्यू लेंथ भी आ गई, LV भी आ गई। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर से एक्सटेंशन फाइंड करनी है। तो जो फाइनल लेंथ है उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इनिशियल लेंथ से, इस फॉर्मूले से LV माइनस LU, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन आ जाएगी। अब मुझे एक्सटेंशन भी पता चल गई और मेरे पास फोर्स भी है। अब मुझे पता लग गया कि जब मैं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास एक्सटेंशन कितनी आ रही है। तो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, और ये जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ये मैं क्या कर दूँगा, किसी ग्राफ के ऊपर पॉइंट कर दूँगा, ताकि मेरे पास एक ग्राफ बन सके। अब फिफ्थ स्टेप क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में हमने स्टेप 3 से 4 रिपीट करने हैं फॉर डिफरेंट लोड्स एंड एक्सटेंशन। डिफरेंट लोड्स और एक्सटेंशंस के लिए हमने ये सारा स्टेप रिपीट करना है। पहले हमने 5 न्यूटन की लोड लगाया था, अब हम 4 न्यूटन का लगा देंगे, 2 न्यूटन का लगा देंगे, 3 न्यूटन का लगा देंगे, 1 न्यूटन का, एंड सो ऑन। और फिर जैसे जैसे फोर्सेस चेंज करेंगे हमारे पास एक्सटेंशन भी चेंजेस होती रहेंगी, और डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आते रहेंगे हमारे पास। अब हमने करना क्या है, मार्क दी कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स ऑन द ग्राफ टू क्रिएट अ F अगेंस्ट एक्सटेंशन ग्राफ। अब डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे थे वो हमने मार्क करते रहना है ग्राफ पे बारी बारी, और जैसे जैसे मार्क कर लेंगे हमने उनको एंड में एक पेंसिल लाइन से ड्रॉ करना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी ड्रॉ अ फोर्स एंड एक्सटेंशन ग्राफ। इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। सर क्या आप एक एग्जांपल देके ग्राफ बना के दिखा सकते हैं कि दिखा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। देखो इसमें हम इस तरह कर सकते हैं कि लेट से मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये एक स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग के ऊपर मैंने क्या किया है, पहले इसकी ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई कर दी, फिर ये मेरे पास इसके ऊपर पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 1 न्यूटन का वेट अप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैंने 1 न्यूटन का यहाँ पे वेट अप्लाई किया ना, मैंने नोटिस किया कि मेरे पास एक्सटेंशन आ रही है 2 सेंटीमीटर की। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास न्यूटन्स आ रहा है, फोर्स न्यूटन, और यहाँ पे मेरे पास आ रही है एक्सटेंशन। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 1 2 3 4, और यहाँ पे मेरे पास है 1 2 3 4। अब 1 न्यूटन की मेरे पास फोर्स आ रही है और 2 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आ रही है। 1 न्यूटन का फोर्स, 2 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन। तो पहला पॉइंट मेरे पास ये बन गया। फिर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ वेट। अब 1 न्यूटन की जगह मैं ऐड करता हूँ 2 न्यूटन्स का, तो 2 न्यूटन्स पे मेरे पास एक्सटेंशन आ रही है 4 सेंटीमीटर की। तो 2 न्यूटन्स मेरे पास कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और 4 सेंटीमीटर मेरे पास कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह करके मेरे पास ये इंक्रीज़ करता रहेगा। अब एक और यहाँ पे पॉइंट कर लेता हूँ। अब लेट से मैं क्या करता हूँ, 3 न्यूटन्स की जगह 2 न्यूटन्स की जगह 3 न्यूटन्स का वेट आता है। तो जैसे ही 3 न्यूटन्स का मेरे पास वेट आएगा तो मेरे पास एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की। तो एक और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 4 न्यूटन्स का वेट और 6 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन। ये पॉइंट बन गया। अब पॉइंट्स मेरे पास ये सारे बन गए। अब जारी सी बात है, जब मेरे पास 0 न्यूटन होगा तो मेरे पास एक्सटेंशन भी 0 न्यूटन होगी। तो पहला पॉइंट मेरे पास तो यहीं पर बन जाएगा 0 0 पर। तो अब मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स आ गए। अब मैं क्या करूँगा, इनको ज्वाइन कर लूँगा। तो पॉइंट्स को मैंने इस तरह करके क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया अपने फ्री हैंड से।
तो मेरे पास इस तरह की ग्राफ होगी। अब आप जो ग्राफ बनाओगे ना वो इससे कुछ बेहतर ही ग्राफ बनेगा। मैंने अपने से वैल्यू सपोज की हैं और अपने से वैल्यूज़ कंसिडर की है, लेकिन प्रोसेस आपके पास ग्राफ बनाने का यही होगा सारा। तो अब समझ आ गई अयान और मुजम्मिल? बता दो कोई इसमें जी नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है। चलिए, तो वैसे ही ग्राफ है ना जैसे मैथ में उन्होंने एक्स और वाई की वैल्यू दी होती है, एग्जैक्टली प्लॉट सर वैसे ही बस ग्राफ है। हमने एक तरह से प्लॉट ही करना है, ग्राफ वैल्यूज हमें दी होंगी। एग्जैक्टली सेम चीज़ वही करनी होती है। Shall let me do this. अच्छा अच्छा, तो ये था हमारे पास चैप्टर। अब इसमें कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं फाइनली। अब वो कह रहे हैं फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, विच प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी में ऑल बी चेंज बाय द फोर्स। अच्छा, अब एक चीज़ रिमेंबर करनी है कि कुछ भी कर लो, जो मैथ्स होता है ना हमारे पास, इट नेवर चेंजेस। तो मैथ्स कभी भी नहीं चेंज कर सकते। तो ये तीन ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगी। लास्ट में कौन सी ऑप्शन रहेगी? ऑप्शन डी। शेप चेंज हो सकता है हमारे पास फोर्स से, साइज़ हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, और ये हमने सबसे पहले क्लास के अंदर बात भी की थी। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं सम स्टूडेंट्स यस प्लान टू यूज़ अ स्प्रिंग टू मेक अ स्प्रिंग बैलेंस विद अ लीनियर स्केल। लीनियर स्केल का मतलब है कि एक बैलेंस से इंक्रीज़ हो रहा है। लेट से 1 न्यूटन पे आपके पास एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है 1 सेंटीमीटर की, 2 न्यूटन पे हो रही है 2 सेंटीमीटर की, ये एक लीनियर स्केल है। लेकिन लेट से आपके पास जैसे ही 3 न्यूटन का फोर्स आता है, आपके पास एक्सटेंशन आ जाती है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या होगी? लीनियरिटी ख़त्म होगी, क्योंकि पहले आपके पास एक एक न्यूटन करके 1 सेंटीमीटर बढ़ा था, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे 3 न्यूटन पे आए, एकदम से +8 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे लीनियरिटी क्या होगी? ख़त्म होगी। तो ये आपके पास लीनियर का मतलब होता है, डायरेक्ट रिलेशन से रिलेटेड ही होता है। तो अगर आप यहाँ से देखो 0 से लेके 10 तक, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ आ रहा है और एक लीनियर ग्राफ आ रहा कांस्टेंट नहीं हो है। गया हाँ ये। जी, लेकिन 10 न्यूटन्स के बाद क्या हो रहा है? कर्व बन रही है, तो यहाँ पे लीनियर स्केल ख़त्म हो रहा है। तो आपके पास वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द टोटल रेंज ऑफ अ बैलेंस विद अ लीनियर स्केल। तो 0 से 10 न्यूटन तक लीनियर स्केल एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज पे स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ये बात क्लियर है? ऑप्शन ए होगी इसमें। यस ये सर, और अगर उन्होंने कहा कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी किस रीजन के अंदर है, तब उसका आंसर भी यही आएगा ना। अच्छा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का ना वो रीजन नहीं पूछेगा, लेकिन वो पॉइंट पूछ लेगा आपको। थोड़ा तो सा पॉइंट, आगे। तो पॉइंट आपके पास ये वाला पॉइंट होगा 10 न्यूटन पे जो पॉइंट आ रहा है ना, दिस वुड बी योर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का पॉइंट। इसके बाद क्योंकि कर्व शुरू हो रही है, ठीक है। बेसिकली इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, और यहाँ पे फोर्स इज नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो ये हमारे पास दो रीजन। यस अच्छा, अब इसमें थर्ड वाला जो MCQ है, इसमें वो क्या कह रहा है? अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1000 मिलीमीटर एक्सटेंड्स बाय 4 मिलीमीटर व्हेन अ लोड ऑफ 2 न्यूटन इज एडेड टू इट। एक आपके पास मेटल वायर है जिसकी इनिशियल लेंथ क्या है? LU, उसकी है 1000 मिलीमीटर्स, और उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है 4 मिलीमीटर्स की। कब? जब आप फोर्स प्रोवाइड कर दो 2 न्यूटन्स का। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर व्हेन अ फर्दर 3 न्यूटन इज एड। वो कह रहे हैं जब 2 न्यूटन्स के अलावा एक और फर्दर 3 न्यूटन्स और ऐड हो जाए, तब क्या उसकी टोटल फोर्स बनेगी। तो अगर आपने फर्दर 3 न्यूटन्स ऐड कर रहे हो, तो सारी सी बात है आपने क्या करना है? आपने 2 के अंदर 3 ऐड कर देना है, तो टोटल आपके पास फोर्स कितनी हो जाएगी? 5 न्यूटन हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द लेंथ। लेंथ हमने फाइंड करनी है जब हमारे पास फोर्स कितनी आ रही हो? 5 न्यूटन्स की आ रही है, जब वो 2 न्यूटन्स के अंदर फर्दर 3 न्यूटन्स की फोर्स ऐड कर रहा है, तो तब की हमने फाइंड करनी है। तो इसमें क्या होगा? हमारे पास ये हमारे पास सारा डाटा आ गया। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले फार्मूला लगाना है F=K, ताकि हम स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लें, और फिर उसको स्प्रिंग कांस्टेंट को हम दूसरे फार्मूला में यूज़ कर लें। तो पहले वाला जो केस है हमारे पास, ये वाला केस, उसके अंदर F=K ही लगाएंगे। फोर्स हमारे पास पहले क्या आ रही थी? 2 न्यूटन्स, तो यहाँ पे 2 आ गया। और कब 2 न्यूटन्स आ रही थी? जब एक्सटेंशन 4 थी। तो अब K की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1/2 आ गई। अब हमने क्या करना है? हमने लेंथ फाइंड करनी है जब हमारे पास फोर्स कितनी आ रही है? 5 न्यूटन्स की। तो दोबारा हम F=K वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास एक्सटेंशन तो पता नहीं है, लेकिन हमें फोर्स पता है। फोर्स कितनी है? 5 न्यूटन, और 1/2 हमें ऊपर से पता लग गया यहाँ से, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब अगर हम देखें तो एक्सटेंशन हमारे पास कितनी आ गई? 10 मिलीमीटर्स की आ गई। तो एक्सटेंशन हमें पता लग गया कि कितनी आ रही है? 10 मिलीमीटर्स की एक्सटेंशन तब आती है जब आप 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो। हमने फाइंड क्या करना था क्वेश्चन के अंदर? लेंथ फाइंड करनी थी जब फोर्स अप्लाइड हुई थी 5 न्यूटन्स की। तो ओरिजिनल लेंथ 1000 मिलीमीटर्स थी, और 5 न्यूटन का जब फोर्स अप्लाई किया तब एक्सटेंशन आ गई 10 मिलीमीटर्स की। तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी होगी? ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन। तो ओरिजिनल लेंथ हमारे पास 1000 थी, उसके अंदर एक्सटेंशन ऐड कर दी, तो आपके पास टोटल लेंथ आ गई
जब 5 न्यूटन का आपने फोर्स अप्लाई किया। तो इस तरह ये वाला एमसीक्यू होना था और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, ईजी लगेगा। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है इसके लिए, ठीक ये है। आया था पेपर में। और लेकिन तब हमें ना टीचर एक्चुअली कभी भी पास पेपर नहीं कराते, हम्म, तो फिर इसलिए हमारी प्रैक्टिस नहीं थी हम्म, उतनी, लेकिन हो गया था। अब आ गया था कुछ। ठीक है। देखो, ऑलवेज डू पास पेपर्स के बगैर ओ लेवल्स के अंदर एज और ए स्टार देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो पास पेपर पे हमेशा स्ट्रेस करो और शुरू से ही पास पेपर्स के अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो डेवलप करो। बाकी जो GCRs वगैरह हैं उसके ऊपर पास पेपर इसकी असाइनमेंट ऑलरेडी बनी हुई है, तो वो असाइनमेंट देखना, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक पास पेपर सेशन खुद से भी रखना है, लेकिन आप लोग खुद से भी ट्राई करना अटैम्प्ट करने की। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी फिर नेक्स्ट सेशन में मेरे पास लेकर आना, ठीक है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।